आज हम करने वाले हैं क्लास 11th की यहाँ पर स्टैटिस्टिक फॉर इकोनॉमिक्स की बुक से यहाँ पर जो है ये क्वेश्चन आंसर थर्ड चैप्टर के क्वेश्चन आंसर यानी संगठन जो चैप्टर है इसमें संकलन जो चैप्टर है इस चैप्टर के हम ये क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर होने वाले हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन जो बार बार जो है परीक्षा में पूछे जाते हैं उन क्वेश्चनों को करेंगे, यानी बार बार दोहराए जाने वाले प्रश्नों को हम देखेंगे। ठीक है, अभी तक मैंने आपको जो है यहाँ पर पहले चैप्टर और दूसरे चैप्टर के क्वेश्चन करा दिए हैं। अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो आप देख लीजिए, चैनल की प्लेलिस्ट या डिस्क्रिप्शन में आपको जो है उनका लिंक मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चंस, ये वाले क्वेश्चंस क्या कहते हैं, इनको समझते हैं और देखते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन कहता है यहाँ पर जो है आंकड़ों के वर्गीकरण के विभिन्न तरीकों यानी विधियों की व्याख्या कीजिए। तो आंकड़ों को एकत्र करने के विभिन्न तरीके क्या क्या होते हैं यहाँ पर हमें बताने हैं। तो ये क्वेश्चन जो है ऐसे क्वेश्चन है जो बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या कौन कौन से तरीके हैं, विभिन्न तरीके बताने हैं आपको जो है आंकड़े एकत्र करने के, आंकड़ों को स्वयं वर्गीकृत करने के। वर्गीकरण मतलब होता है अलग अलग भागों में बांटने के लिए जो है आपको तरीके बताने हैं कि कौन कौन से तरीके हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर कह रहा है कि अपरिष्कृत आंकड़ों को विभिन्न तरीकों से वर्गीकृत किया जा सकता है। अपकृष्ट क्या होता है, अपरिष्कृत क्या होता है, नहीं अपरिष्कृत क्या होता है, इसका मतलब होता है कि जो आंकड़े सीधे ही हमने जो है यहाँ पर क्या है सीधे ही हमने प्राप्त किए हैं, उनमें कोई बदलाव नहीं, जैसा एक व्यक्ति ने बताया वैसे ही वैसे हमने लिख लिया। ठीक है, इनको अच्छे से सिस्टमैटिक तरीके से नहीं लिखा गया है। ठीक है, तो यहाँ अपरिष्कृत आंकड़े कहलाते हैं वो। और इन आंकड़ों क्या है विभिन्न तरीके इन्हें वर्गीकृत करने के यानी बांटने के, जो अध्ययन के उद्देश्य पर निर्भर करता है। वर्गीकरण के प्रकार निम्नलिखित से हैं। कौन कौन से प्रकार हैं, एक है कालानुक्रमित, यानी क्या लिखा है यहाँ पर कालानुक्रमित, यानी कालानुक्रमित है यहाँ पर वर्गीकरण, इसका मतलब काल के अनुसार। ठीक है, कालानुक्रमित मतलब काल के अनुसार यहाँ पर वर्गीकरण किया गया है आंकड़ों का। काल मतलब होता है समय, और समय के आधार पर जब आंकड़ों का वर्गीकरण किया जाता है तो उसे कालानुक्रमित कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के वर्गीकरण में आंकड़ों को इस समय के संदर्भ में, ठीक है, इस प्रकार के आंकड़ों को वर्गीकरण करने में जो है समय के संदर्भ में बांटा जाता है। ठीक है, जैसे कि वर्ष, तिमाही, मासिक, साप्ताहिक आदि के रूप में जो है आरोही या अवरोही क्रम में वर्गीकृत किया जाता है। अब आरोही क्रम क्या होता है, आरोही क्रम बढ़ता हुआ क्रम होता है। जैसे कि यहाँ पर आरोही क्रम का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर देखिए जैसे कि 1 2 3 4 5 इस तरह से आरोही क्रम हो गया, ये बढ़ता हुआ क्रम हो गया। अगर मैं लिख दूं यहाँ पर 5 4 3 2 1, ये हो गया आपका जो है यहाँ पर घटता हुआ क्रम। ठीक है, ये अवरोही क्रम है और ये आरोही क्रम है। ठीक है, तो आई होप यहाँ पर आरोही अवरोही क्लियर हो गया। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है। तो यहाँ पर नेक्स्ट हम पहले समय के आधार पर बांट सकते हैं आंकड़ों को। दूसरा है आंकड़ों को बांटने के लिए हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, स्थानिक वर्गीकरण कर सकते हैं, यानी जिस स्थान से हमें अलग अलग स्थान होते हैं वहां से हमें आंकड़े प्राप्त होते हैं तो उनके आधार पर हम आंकड़ों का वर्गीकरण कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस वर्गीकरण के अंतर्गत आंकड़ों का जो है भौगोलिक स्थितियां जैसी कि देश, राज्य, शहर, जिला, कस्बा आदि के अनुसार जो है वर्गीकरण किया जाता है। उसके बाद है गुणात्मक वर्गीकरण। ये गुणात्मक वर्गीकरण क्या होता है, ऐसी विशेषताएं जैसे कि राष्ट्रीयता, साक्षरता, धर्म, लिंग, वैवाहिक स्थिति आदि को गुण कहते हैं। ठीक है, तो ये सारे ये गुण हैं और इन्हें मापा नहीं जा सकता। ठीक है, इन गुणों का गुणात्मक विशेषता की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर वर्गीकृत कर सकते हैं। विशेषताओं पर यानी यहाँ पर क्या है, विशेषताओं पर आधारित आंकड़ों के ऐसे वर्गीकरण को गुणात्मक वर्गीकरण कहा जाता है। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, इन आंकड़ों का क्या करेंगे, गुणात्मक विशेषताओं की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर वर्गीकरण करेंगे। यानी जैसे कि हम यहाँ पर लिंग, वैवाहिक और साक्षरता, राष्ट्रीयता
यहाँ पर इस तरह की स्थितियों को जो है, इस तरह की चीज़ों को हम आंक नहीं सकते, मतलब नाप नहीं सकते, जो है इनके आंकड़े जो है एकत्र नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह के आंकड़े एकत्र करने के लिए हम क्या करते हैं, इन्हें गुणों के आधार पर, यानी गुणों की विशेषता के आधार पर जो है इनको वर्गीकृत कर देते हैं। और इसको इस तरह से जब वर्गीकृत करते हैं, यानी विशेषताओं के आधार पर आंकड़ों को, ऐसी विशेषताओं के आधार पर जब बांटते हैं आंकड़ों को, तो उसे गुणात्मक वर्गीकरण कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है मात्रात्मक वर्गीकरण, यानी मात्रा का मतलब मात्रा के आधार पर जब वर्गीकरण किया जाए तो मात्रात्मक है, यानी ऊंचाई, भार, वायु, आयु, छात्रों के अंक आदि की विशेषताओं की जो है प्रकृति मात्रात्मक होती है। ठीक है, मात्रात्मक है जब ऐसी विशेषताओं के संग्रहित आंकड़ों को वर्गों में सामूहिक किया जाता है, जो यह वर्गीकरण मात्रात्मक वर्गीकरण कहलाता है। तो यहाँ पर क्या है, जब ऐसी विशेषताओं के संग्रहित जो है आंकड़ों को वर्गों में सामूहिक किया जाता है, तो यह वर्गीकरण मात्रात्मक वर्गीकरण कहलाता है। तो हमने क्या क्या क्वेश्चन देखा है कि हम आंकड़ों को कैसे कैसे बांट सकते हैं, यही क्वेश्चन था हमारा, यानी आंकड़ों के वर्गीकरण की विभिन्न तरीके बताइए। तो कालानुक्रमित वर्गीकरण है, मतलब काल के अनुसार है, हमारा समय के अनुसार है। उसके बाद हम कर सकते हैं स्थान के अनुसार कर सकते हैं। दूसरा है गुणों के आधार पर कर सकते हैं, जैसे राष्ट्रीयता हो गई और साक्षरता हो गई। उसके बाद हम मात्रा के आधार पर कर सकते हैं, यहाँ पर भार, आयु, ऊंचाई, इस प्रकार के आंकड़े हैं। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है वर्गीकरण का यानी वर्गीकरण की मुख्य विशेषताओं का वर्णन करें। तो हमें यहाँ पर करना है, वर्णन कीजिए, हमें बताना है कि वर्गीकरण की मुख्य विशेषताएं क्या होती हैं, हमें आंकड़ों को जो है वर्गीकृत क्यों करना है। अब भाई वर्गीकरण यहाँ पर शब्द आया है, वर्गीकरण का मतलब क्या होता है, वर्गीकरण का मतलब होता है, आपने देखा होगा यहाँ पर वर्ग शब्द आ गया, वर्ग का मतलब है अलग अलग। ठीक है, वर्गीकरण करना, वर्गीकरण मतलब होता है अलग अलग करना। जैसे कि यहाँ पर अगर मान लीजिए वर्गीकरण का मतलब मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ। ठीक है, कोशिश करता हूँ आपको समझाने की यहाँ पर वर्गीकरण होता क्या है एक्चुअल। तो वर्गीकरण को हम पहले देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम वर्गीकरण को समझेंगे। यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर एक व्यक्ति है। ठीक है, ये व्यक्ति है, ये क्या है, एक सब्जी वाला है। ठीक है, यहाँ पर क्या करता है, ये व्यक्ति क्या कर रहा है, सब्जी बेचता है। यहाँ पर ये व्यक्ति जो है सब्जी बेचता है, और ये सब्जी बेचता है, ये मार्केट जाता है और ये बोरी भर के, ये पूरी बोरी भर के जो है सब्जी खरीद के लेके आता है। ठीक है, अब इसकी एक दुकान भी है, सब्जी मतलब सब्जी बेचने के लिए इसकी दुकान है। ठीक है, यहाँ पर दुकान है। अब ये सब्जी बेचने के लिए आता है और एक इसमें बहुत सारी चीजें हैं, आलू है, टमाटर है, गोभी है। ठीक है, तो ये क्या करता है, यहाँ पर पूरी तरह से भर के लेके आता है बैग में। ठीक है, पूरा मतलब बोरे में भर के लेके आता है, 4-5 बोरे लाता है भर के। उसके बाद यहाँ पर ये क्या करता है, यहाँ पर टोकरी ऐसे लगाता है, अलग अलग लगाता है, इस तरह से रख लेता है, यहाँ पर इस तरह से दुकान में ऐसे रख लेता है। और यहाँ पर एक में रखता है, यहाँ पर आलू रख लेता है, आलू उस तरह से। यहाँ पर अलग वाले में यहाँ पर क्या लिखता है, यहाँ पर टमाटर रखेगा। इस तरह से क्या है, अलग अलग चीजें अलग अलग टोकरी में रख देता है, ताकि जो है खरीदने वाले आए और यहाँ पर जो उनको चाहिए वो मिल जाए। ठीक है, अगर ये व्यक्ति, अब बात सुनिए यहाँ पर, अगर ये वाला व्यक्ति ये क्या करता, अगर ये व्यक्ति इस बोरी में लेकर आता और इस बोरी को ही पूरे यहाँ पर रख देता, मतलब यहाँ पर इसको उड़ेल देता वैसे का वैसा ही, तो यहाँ पर क्या इसकी सब्जी कोई खरीदता, नहीं खरीदता। क्यों, सारी सब्जियां एक दूसरे में मिक्स होंगी, तो यहाँ पर जो है अपनी पसंद की सब्जी कोई व्यक्ति नहीं खरीद पाए, उन्हें छांटना पड़ेगा, टाइम लगेगा। तो इसे कहते हैं यहाँ पर वर्गीकरण करना। ठीक है, इसने क्या किया, जो सब्जी जिसमें जानी चाहिए, जिस वर्ग में जानी चाहिए, जिस यहाँ पर स्थान पर जानी चाहिए, उस स्थान पर उसको रख दिया। जैसे कि आलू की टोकरी ये है तो आलू सारे इसमें होंगे, टमाटर की टोकरी ये है तो सारे टमाटर इसमें होंगे। तो एक तरह से वर्गीकृत कर दिया, यानी अलग अलग स्थान पर इसको बांट देना। ठीक है, वर्गीकरण क्या होता है कि यहाँ वर्गीकरण मतलब होता है अलग अलग स्थानों में बांट देना। ठीक है, तो यहाँ पर आई होप समझ आ गया वर्गीकरण होता क्या है। अब हम देखते हैं यहाँ पर ये जो पॉइंट है, तो वर्गीकरण मतलब होता है, यानी इसकी विशेषताएं देख लेते हैं क्या क्या है। सजातीयता पहली विशेषता है, प्रत्येक वर्ग की इकाई में सजातीयता होनी चाहिए। किसी वर्ग विशेष की सभी इकाइयां उस गुण के आधार पर होनी चाहिए जिसके आधार पर वर्गीकरण किया गया है। ठीक है, तो ये कहना चाहता है कि जो सभी इकाइयां होती हैं उस गुण के आधार पर होनी चाहिए जिस गुण के आधार पर जो है वर्गीकरण किया गया है।
तो किस गुण के आधार पर यहाँ पर वर्गीकरण किया गया था, जैसे कि टमाटर है तो टमाटर अलग होता है, ठीक है, तो टमाटर कर दिया किस गुण के आधार पर है, टमाटर खराब ना हो, आलू के साथ मिक्स ना हो, इस आधार पर कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर जिस आधार पर वर्गीकरण करेंगे तो यहाँ पर एक आधार होगा, उसी आधार पर हम वर्गीकरण करेंगे। उसके बाद आती है स्पष्टता। अब क्या होगा, जब अलग अलग चीजें होंगी तो वो क्या होंगी, स्पष्ट रूप से दिखाई देंगी, ठीक है। जैसे कि हमने टमाटर आलू को अलग कर दिया और सारी गोभी को अलग किया और बैगन को, इस तरह से बहुत सारी चीज़ों को अलग कर दिया, तो जो है सब्जी वाले के यानी सब्जी वाले के लिए भी आसान हो गया और जो उपभोक्ता आएंगे, जो भी खरीदने वाले कस्टमर आएंगे, उनके लिए भी आसान हो गया। तो उसी तरह से यहाँ पर भी स्पष्टता आती है। वर्गीकरण इस प्रकार से काम किया जाता है, क्या किया जाता है यहाँ पर यानी वर्गीकरण इस प्रकार से किया जाना चाहिए जिनमें जो है उनमें जो है स्पष्टता या सरलता का गुण विद्यमान हो, ठीक है। किसी प्रकार का संशय नहीं होना चाहिए, ठीक है। कोई मद केवल एक ही वर्ग में शामिल होने चाहिए, तभी ठीक वर्गीकरण प्राप्त किया जा सकता है। यानी एक मद शामिल होने चाहिए, मतलब एक प्रकार की चीजों को अलग रखना चाहिए, यही कहना चाह रहा है। उसके बाद आती है लोचशीलता। अब लोचशीलता क्या होती है, अब देखिए, एक आदर्श वर्गीकरण में लोचशीलता का गुण होना अति आवश्यक है। लोचशीलता से अभिप्राय आवश्यकता अनुसार एवं परिस्थितियों के साथ साथ वर्गों में संशोधन किया जा सके। मतलब यहाँ पर अगर मान लीजिए इसका संशोधन करने का मतलब है, यानी अगर हमने किसी आंकड़े को किसी जो है एक कैटेगरी में रख दिया है और अब हमें उसको संशोधन करना है, वो आंकड़ा जो है गलती से वहाँ पर चला गया है और उसको नहीं जाना चाहिए। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर इसको समझाने की कोशिश करूँ तो यहाँ पर मैं एग्जाम्पल के माध्यम से अच्छे से समझाऊंगा। यहाँ पर जो है, यहाँ पर कैसे समझेंगे, अगर ये व्यक्ति जो है, ये वाला व्यक्ति, ये व्यक्ति क्या करता है, इसमें टमाटर डाल रहा है और यहाँ पर इसके टमाटर इस टोकरी में कुछ सड़ जाते हैं, खराब हो जाते हैं, तो ये क्या करेगा, उन टमाटरों को निकाल कर दूसरी जगह रख देगा, ठीक है। उनको निकाल कर ये या तो फेंक देगा या फिर कहीं और रख देगा, ठीक है, ताकि और टमाटर भी खराब ना हो। तो इस तरह से इसने क्या किया है, इसमें जो टमाटर डाले थे उससे दोबारा से निकाल लिया है। यहाँ पर क्या किया है, इसने संशोधन कर दिया है इसमें। तो इस तरह से क्या है, लोचशीलता होनी चाहिए। जो नियम बनाया गया है उसमें जो है चेंजेस होने चाहिए। अगर नियम जो है उसमें चेंज करने की संभावना है तो करना चाहिए, लोचशीलता कहलाती है वो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, अब नेक्स्ट आ जाता है व्यापकता। व्यापकता का मतलब क्या होता है, वर्गीकरण में व्यापकता का गुण होना आवश्यक होता है। व्यापकता का अभिप्राय प्रत्येक इकाई जो है किसी न किसी वर्ग में आवश्यक सम्मिलित हो जाए। अतः वर्गीकरण यहाँ पर करते समय जो है इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि वर्ग उचित एवं व्यापक हो, ठीक है। क्या होना चाहिए, उचित और व्यापक होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर व्यापक का मतलब क्या है, वर्गीकरण में व्यापक का गुण होना चाहिए। उसके बाद क्या, इसका अभिप्राय क्या होता है, प्रत्येक इकाई किसी न किसी वर्ग आवश्यक से सम्मिलित होनी चाहिए, यानी किसी वर्ग से सम्मिलित होनी चाहिए। अगर वहां पर मैंने टमाटर रखा है तो टमाटर के वर्ग से सम्मिलित है, और आलू है तो आलू के वर्ग से सम्मिलित है। तो यहाँ पर ये एग्जाम्पल है जिससे आप समझ सकते हैं। उसके बाद है अध्ययन के जो है उद्देश्य के अनुकूल होना चाहिए। जो कि अध्ययन हमें करना है उसके अनुकूल ही हमें उसका वर्गीकरण भी करना है। वर्गीकरण के लिए जो है आधार या सिद्धांत का चयन सांख्यिकी अध्ययन के अनुरूप होना चाहिए। यदि आधार का चुनाव अध्ययन के अनुरूप नहीं होगा तो किया गया जो है समस्त कार्य निरर्थक हो जाएगा, मतलब बिना अर्थ का हो जाएगा, कोई मतलब नहीं रहेगा। जो हमने वर्गीकरण किया उसका कोई मतलब नहीं रहेगा अगर ये सिद्धांत, यहाँ पर ये जो सिद्धांत या जो है चयन सांख्यिकी की जो है सिद्धांत के आधार पर नहीं किया गया, ठीक है, तो यहाँ पर कोई इसका मतलब नहीं रहेगा। तो इसीलिए यहाँ पर हमने क्या क्या देख लिया, ये क्वेश्चन था हमारा दूसरा। वर्गीकरण की मुख्य विशेषताएं थी, यहाँ पर हमने देखी। पहली विशेषता है सजातीयता, दूसरी है स्पष्टता हो जाती है, लोचशील होता है, हम चेंजेस कर सकते हैं, व्यापक होता है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है व्यापक का मतलब क्या है, यहाँ पर व्यापक का मतलब है कि प्रत्येक इकाई किसी न किसी वर्ग में आवश्यक सम्मिलित होती है, ठीक है। और यहाँ पर अध्ययन का उद्देश्य अनुकूल होगा, यानी अध्ययन के उद्देश्य के अनुकूल होना चाहिए, मतलब आधार या सिद्धांत इसका होना चाहिए कुछ। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3।
क्वेश्चन नंबर 3 कहता है आरोही क्रम में व्यवस्थित करते हुए जो है निम्न आंकड़ों की सहायता से विविक्त कीजिए। यानी विविक्त करना है, खंडित करना है, आवृत्ति श्रेणी की रचना कीजिए। तो हमें क्या करना है, इन आंकड़ों को दिखाना है और आवृत्ति श्रेणी की रचना करनी है। यहाँ पर देखिए ये लाइन दे रखी है, आंकड़े दे रखे हैं आपको। यहाँ पर इन आंकड़ों को क्या करना है, विभक्त करना है और बताना है। तो कैसे हम इसको करेंगे वो देख लेते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर एक कॉलम बना लेना है, यहाँ पर अंक लिख लेना है। दूसरा है यहाँ पर जो है मिलान चिन्ह लिखना है। फिर आती है बारंबारता। यहाँ से सबसे पहले कोई भी अंक यहाँ पर सबसे छोटा वाला ले लेते हैं। जैसे कि मैं यहाँ से उठा के हमने 4 ले लिया, यहाँ पर 4 ले लिया है। उसके बाद यहाँ पर जो है 4 यहाँ पर अब ढूंढना है कितने बार आया है। तो 1 बार और 2 बार आया है, तो 2 डंडे यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर लगा देने हैं। ठीक है, उसके बाद और यहाँ पर नंबर में वो लिख देना है कितने बार आया है। ठीक है, उसके बाद हमें 5 ढूंढना है, तो 5 हम ढूंढेंगे। 5 कितने बार आया है, 5 बार आया है। यहाँ पर लिखा है 5 बार। देखिए ढूंढिए, 1 2 और 3 4 और ये 5। ठीक है, तो 5 बार आया है तो 5 लिख दिया और यहाँ पर ये 5 नंबर लिख दिया। बारंबारता यानी कितने बार आ रहा है। बारंबारता मतलब बार बार आ रहा है, तो कितने बार आ रहा है वो हमें यहाँ पर लिखना है। ठीक है, तो इस तरह से आप ये सारी चीज़ें कर लेंगे। आई होप यहाँ पर आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी बिल्कुल सेम है। निम्नलिखित यहाँ कह रहा है निम्नलिखित आंकड़ों के आधार पर जो है 7 का वर्ग अंतराल लेकर जो है हमें समावेशित विधि द्वारा जो है एक बारंबारता वितरण तैयार करना है। ठीक है, क्या करना है, हमें एक 7 वर्ग का अंतराल लेना है। वर्ग मतलब 7 और 7 मतलब 7 वर्ग का अंतराल मतलब हो गया कि जो हम संख्या लिखेंगे उसमें 7 का गैप होना चाहिए। ठीक है, 7 का गैप होना चाहिए। तो 7 में क्या होगा, 7 होगा पहले, फिर 7 दूनी 14, 7 3 21, 7 चौक 28, इस तरह से हमारा चलता रहेगा आगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं कैसे करना है। हमें आंकड़े भी दे रखे हैं। हमें क्या करना है, इन आंकड़ों को समावेशित विधि द्वारा बारंबारता वितरण तैयार करना है। ठीक है, तो बारंबारता वितरण क्या होता है, सबसे पहले हमें यहाँ पर पहले संख्या दी थी पहले क्वेश्चन में, अब यहाँ पर वर्ग अंतराल है। तो वर्ग अंतराल लिख लेना है, मिलान चिन्ह लिख लेने हैं, आवृत्ति बारंबारता लिखनी है। उसके बाद यहाँ पर बारंबारता देख लेते हैं। यहाँ पर 1 है, 1 से 7 लिखना है। 1 से 7 के बीच कितनी संख्याएं आएंगी, यहाँ पर देख लीजिए। 1 से 7 के बीच यहाँ पर ढूंढिए, 1 से 7 के बीच कितनी संख्याएं हैं। जो भी जितनी भी संख्याएं आएंगी वो हम इस तरह से, जैसे कि हम 5 लिखना चाहते हैं तो 4 डंडे लगाएंगे, 1 काट देंगे इस तरह से, तो 5 हो गया, 5 ये हो गया, 5 ये हो गया और 15 हो गया टोटल। ठीक है, इस तरह लिखेंगे। ये बारंबारता है, ये मिलान चिन्ह है। उसके बाद आता है 8। अब यहाँ पर 7 तक तो हो गया, फिर उसके बाद 8 से 14। ठीक है, अब 8 से 14 तो यहाँ पर जो है ये 7 का चल रहा है। देखिए 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 3 21, 7 चौक 28, 7 5 35, 7 6 42। तो हाईएस्ट सबसे पहले हमें देखना है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो यहाँ पर कोई 42 से बड़ी संख्या नहीं होगी, इसीलिए 42 तक लिया है। ठीक है, तो और सबसे छोटी संख्या देखनी है कौन सी है, तो छोटी यहाँ पर 1 तक है, तो 1 से स्टार्ट कर दिया इसने। तो आपको ये देखना है सबसे बड़ी और छोटी संख्या जरूर देखनी है ताकि आप इसको प्रॉपर कर पाएँ। तो चलिए यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर जो है 8 और 14 के बीच में 5 और 2 12 संख्याएं आई हैं, यहाँ पर 12 लिख दिया है। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पर भी कर लेंगे आप। तो आई होप यहाँ पर पूरा आपको समझ आ गया कि कैसे ये करना है। ठीक है, तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 5वां क्वेश्चन है, वर्गीकृत आंकड़ों यानी आंकड़ों में सूचना की क्षति का क्या अर्थ है। जो आंकड़े हमने वर्गीकृत करे हैं उसमें सूचना की क्षति का क्या अर्थ है। मतलब जो आंकड़े कभी एकत्र किए जाते हैं तो उसमें क्या होता है कि उनमें सूचना का अभाव हो जाता है, मतलब कम सूचना या आधी सूचना ही मिल पाती है। यानी क्या होता है कि उसमें जो है इन्फॉर्मेशन कम मिलती है। ठीक है, कट जाती है या फिर पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है, जिससे पूरी बात समझ में नहीं आती है। तो ये चीज़ है, क्षति का मतलब हो गया कमी से। यहाँ पर क्या आता है कि क्वेश्चन उत्तर देखते हैं हम। आवृत्ति वितरण यानी अपरिष्कृत आंकड़ों को संक्षिप्त और समझाने योग्य बनाता है, परंतु वह उस वर्णन को नहीं दर्शाता जो कि अपरिष्कृत आंकड़ों में पाया जाता है। ठीक है, जिसमें सूचना की क्षति होती है। जब अपरिष्कृत आंकड़ों को जो है, अपरिष्कृत आंकड़े कौन होते हैं, वो आंकड़े जो कि सीधे ही जो है एकत्र किए गए हैं, उनमें कोई संशोधन की नहीं किया गया है, कोई संकलन नहीं किया गया है। ठीक है, किसी प्रकार की जो है सुधारात्मक कार्य नहीं हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर वर्गों में जो है सामूहिकृत किया जाता है, तब
एक व्यक्तिगत अवलोकन का सांख्यिकी गणना में कोई महत्व नहीं होता। उदाहरण के लिए माना एक वर्ग 20 से 30 में जो है 5 मूल्य 22, 25, 23, 28 और तथा 27 शामिल हैं। जब ऐसे आंकड़ों को वर्ग यानी 20 और 30 के रूप में समूहित किया जाता है तब व्यक्तिगत मूल्यों का कोई महत्व नहीं होता है, केवल आवृत्ति वर्ग 5 को लिखा जाता है, ना कि उनमें उनके वास्तविक मूल्यों को। ठीक है, तो ये क्या कहना चाह रहा है, यहाँ पर 5 को लिखा जाएगा ना कि उसके वास्तविक मूल्यों को। तो यहाँ पर क्या है, आवृत्ति का मतलब हो गया, यहाँ पर देखिए 5 का गैप दे दिया है। क्या 5 का है, यहाँ पर जो है 10 का गैप दिया है, 20 से सीधा 30 लिख दिया है। 5 मूल्य है, यहाँ पर कितनी संख्याएं आ सकती हैं, तो जो भी संख्या 20 और 30 के बीच में आएगी वो यह इस वर्ग के अंदर आ जाएगी। तो यहाँ पर क्या है, वर्ग का महत्व बन गया है। ठीक है, क्या बन गया है, व्यक्तिगत मूल्यों का कोई महत्व नहीं है, लेकिन वर्ग का यहाँ पर महत्व है, और केवल आवृत्ति में 5 लिखा जाता है और ना कि उसमें जो है वास्तविक मूल्य होता है। अब वर्ग के सभी मूल्यों को वर्ग अंतराल या वर्ग चिन्ह के मध्य जो है मूल्य के बराबर माना जाता है, और सांख्यिकी गणना वास्तविक मूल्य के बजाय जो है केवल वर्ग चिन्ह के मूल्य के आधार पर होती है। परिणाम स्वरूप इसके सूचना की व्यापक हानि होती है इससे। ठीक है, तो फटाफट हम कहते हैं क्या हो गया, यहाँ पर क्या कहना चाह रहा है, सांख्यिकी गणना जब हम करते हैं तो वास्तविक मूल्यों की बजाय केवल वर्ग चिन्ह के मूल्यों का आधार होता है, मतलब मूल्य आधारित होते हैं। तो यहाँ पर क्या है, वर्ग चिन्ह पर यानी जो वर्ग चिन्ह के मूल्य पर आधारित होते हैं, तो इसमें क्या होगा, परिणात्मक सूचना का व्यापक हानि हो जाती, परिमाण के रूप में इसमें नहीं मिलता है, पूरी तरह से सूचना नहीं मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 क्वेश्चन है हमारा, यह कह रहा है वर्गीकरण की समावेशित विधि से क्या तात्पर्य है। ठीक है, वर्गीकरण की जो समावेशित विधि होती है उसकी क्या तात्पर्य है, मतलब अर्थ क्या है, क्या मतलब होता है। इस विधि में क्यों तथा कैसे वर्ग अंतराल में समायोजन किया जाता है तथा जो है इसे अपवर्जी बनाया जाता है, एक संख्यात्मक उदाहरण की सहायता से समझाएं। तो देखिए यहाँ पर उत्तर देखते हैं क्या है, ये कह रहा है वर्गीकरण की समावेशी विधि का क्या तात्पर्य है, यानी वर्गीकरण की समावेशी विधि किसे कहते हैं, और उसके साथ ही आपको बताना है क्यों और कैसे जो है वर्ग यहाँ पर अंतराल में समायोजन किया जाता है। समायोजन मतलब किस तरह से किस संख्या को कहाँ पर फिट करना है, समायोजित करना है, वो कैसे किया जाता है, तथा जो है इसे अपवर्जी बनाया जाता है। तो संख्यात्मक उदाहरण लेना और फिर बताना है। तो यहाँ पर कह रहा है कि समावेशी विधि में जो है निम्न वर्ग सीमा और उच्च वर्ग सीमा दोनों ही वर्गों के अंतराल का हिस्सा होता है। ठीक है, अगर आप यहाँ पर 10 और 19 लेते हैं तो 10 और 19 लेते हैं, जो अगर आपके पास कोई संख्या 10 है तो ये 10 वाले में आएगी, किस में आएगी, यहाँ पर आएगी 10 वाले में, 10 इस वाले में 10 और 19 के बीच में आएगी। अगर कोई 19 संख्या लेते हैं तो वो 10 और 19 के बीच में ही आएगी। ठीक है, ना कि ये 20 वाले में चली जाएगी। तो इस तरह से ये एक वर्ग यानी एक वर्ग की उच्च सीमा अगले वर्ग की निम्न सीमा नहीं होती है। ठीक है, समायोजन में क्या होता है, यहाँ पर जो है एक वर्ग की जो है उच्च सीमा दूसरे वर्ग की निम्न सीमा नहीं होती है, मतलब जो संख्या पहले वर्ग की लास्ट संख्या है वो दूसरे वर्ग की अगले वर्ग की जो है पहली संख्या नहीं होती। यानी अगर ये 19 पे खत्म हो रहा है तो 19 से स्टार्ट नहीं होगा, यहाँ पर 20 से स्टार्ट होगा, क्योंकि 19 इसमें इंक्लूड हो गया है। ठीक है, एक वर्ग की उच्च सीमा यानी वह अगले वर्ग की निम्न सीमा में अंतर या असंतता पाई जाती है। तो यहाँ पर क्या है, दोनों में अंतर होता है। ठीक है, यहाँ पर कितने का अंतर आ रहा है, 1 का अंतर आ रहा है। ठीक है, इस कारण से दोनों सीमाओं के मध्य आने वाले मानों को सम्मिलित नहीं किया जा सकता। उदाहरण के लिए 19.5 को सम्मिलित नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर अब क्या हो गया, अब यहाँ पर एक मिसप्रिंट हो गया, मतलब समावेशित विधि में क्या हुआ कि यहाँ पर समायोजन करना था हमें कि सारी संख्याएं हम चाहते थे कि आ जाएं इसमें, लेकिन यहाँ पर ये देखिए, ये अगर मैं 19 आएगा तो मैं इसमें लिख दूंगा, 20 आएगा तो मैं इसमें लिख दूंगा, लेकिन अगर यहाँ पर 20 और 19 ना आया हो, 20 और 19 नहीं आता है और सीधा सीधा क्या आ जाता है हमारा, यहाँ पर सीधा सीधा जो है यहाँ पर 19/5 आ जाता है, यानी दोनों के बीच की संख्या आ जाती है। तब अब क्या कहाँ लिखेंगे,
तो क्या है 19.5 को सम्मिलित नहीं किया जा सकता, इसको हम नहीं लिख सकते। संतता को सुनिश्चित करने के लिए समायोजन किया जाता है। ठीक है, समायोजन हम करेंगे, कैसे करेंगे अब इसको, अब हम इसमें क्या करेंगे संयोजन, यहाँ पर क्या है हम इसको संयोजित करेंगे, मतलब इसका कुछ संतुलन करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे हम, जैसे वर्ग अंतराल बीच में समायोजन, सर्वप्रथम पहले वर्ग की उच्च सीमा को अगले वर्ग की निम्न सीमा में से घटाएं। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो भी निकलेगा 1 निकलेगा, जो भी अंतर होगा वो आ जाएगा। प्राप्त किए गए अंक को यानी अंतर को 2 से विभाजित करें, अब हमें 2 से भाग करना है तो 0.5 आ जाएगा। को निम्न सीमा में से घटाना और उच्च सीमा में जोड़ना होगा। अब हमें क्या करना है, निम्न सीमा में क्या करना है, अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, निम्न सीमा में घटाना, निम्न सीमा उच्च वर्ग की निम्न सीमा। अब उच्च वर्ग क्या होता है, उच्च वर्ग जो कि बड़ा वर्ग है, ठीक है, उसे उच्च वर्ग कहते हैं। और यहाँ पर जो है निम्न वर्ग क्या होता है, निम्न वर्ग जो है छोटा वर्ग है, ये 10 से 19 छोटा वर्ग है, 20 से 29 उच्च वर्ग है। ठीक है, तो यहाँ पर अब क्या करेंगे, हम 19 में 0.5 को जोड़ देंगे और यहाँ पर 20 में जो है ये हम इसमें घटा देंगे। ठीक है, 20 में घटा देंगे तो ये क्या बन जाएगा हमारा, इस तरह से ये आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, सभी वर्गों की निम्न सीमाओं से 0.5 घटाएं, तो यहाँ पर देखिए ये रहा, घट गया, सभी निम्न सीमा से घटा देंगे, ये बन जाएगा। सभी वर्गों की उच्च सीमा में इसको जोड़ भी देंगे, ये रहा, जुड़ गया, तो ये 29.5 बन गया। उसी प्रकार समायोजन के पश्चात नए वर्ग जो है बन जाते हैं, इससे आंकड़ों को संतता प्राप्त होती है और श्रृंखला अपवर्जी बन जाती है। तो मतलब अगर कोई आंकड़े नहीं आ रहे हैं, ठीक है, तो उससे हम क्या कर सकते हैं, समायोजन कर सकते हैं और समायोजन से आंकड़े आ जाते हैं। तो आई होप यहाँ पर ये वीडियो काफ़ी लेंथी हो गया, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं जो कि आपके एग्जाम में आने की बहुत ज़्यादा चांस है इनके, तो आप इनको अच्छे से याद कर लीजिए। आपको समझ लेना है ये क्वेश्चन क्या है, ठीक है, कैसे करना है ये समझ लेना है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको ऐसी ही वीडियो मिलती रहती हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए चैप्टर में और नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ।